स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया और फ्रांस के बारे में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्रांस के विजिट के लिए गए हैं। वहाँ पे बोथ कंट्रीज़ के लीडर्स के द्वारा बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए डिस्कशन है वो किया गया। यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो प्रेजेंट समय में डिस्कशन हुआ है उसके आउटकम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और इंडिया और फ्रांस के बिटवीन में जो हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी है, जो हिस्टोरिकल रिलेशन है, उनके बारे में भी आपको पता है वो होना चाहिए। तो स्टूडेंट, जब हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में रीड करते हैं तो उस समय आप देखिए कि काफ़ी सारे जो फॉरेन ट्रैवलर हैं अलग अलग कंट्री से इंडिया के लिए विजिट करते हैं। इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्व किया गया था इन ट्रैवलर्स के द्वारा। यहाँ का जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो कस्टम है, उसको डॉक्यूमेंट वो भी किया गया उनके द्वारा। अपना जो बुक्स हैं, अपना जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर में। तो फ्रांस के वहाँ से भी कुछ ट्रैवलर हैं जो कि इंडिया के लिए आए थे। कौन कौन पर्सन है जो वहाँ से आए थे इंडिया के लिए? तो एक तो फ्रेंकोइस बर्नियर नाम के पर्सन है जो कि दारा सिकोह के साथ में क्लोज उनका फ्रेंडशिप हुआ करता था। और दारा सिकोह का जब डेथ हुआ था, औरंगजेब के द्वारा उनको असैसिनेट किया गया था। तो उसके बाद में भी आप देखिए कि उनका यहाँ पे प्रेजेंस रहा था, इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्व हैं वो किए थे। फ्रेंकोइस बर्नियर के लेटर फेज के अंदर में त्रेवेनियर नाम के एक पर्सन है, वो इंडिया के लिए विजिट करते हैं। और उनका भी जो विजिट का समय है वो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है उसी दौरान में हुआ था। तो ये दो फॉरेन ट्रैवलर हैं, वो शो करता है कि फ्रांस के साथ में हमारा जो क्लोज कनेक्टिविटी है वो उसी समय से एग्जिस्ट किया करता है। फिर यूरोपियन पावर जब इंडिया के लिए ट्रैवल करते हैं, यूरोपियन पावर्स ने अपना जो कंपनीज हैं उनको इंडिया के लिए सेंड किया। तो उस समय फ्रांस का जो अथॉरिटी है उनके द्वारा भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करके इंडिया के अंदर में भेजा था। इंडिया के अंदर में अगर हम इनके रूल के बारे में, इनके कंट्रोल के बारे में रीड करें तो अर्लियर फेज में तो आप देखिए कि लार्जर एरिया को इनके द्वारा कंट्रोल किया गया था। बाद में जब एंग्लो फ्रेंच का वॉर होता है तो उस समय इनका एरिया है उसको सब्जुगेट कर दिया गया था। बैटल ऑफ वॉन्डिवोस है जिसके बारे में आप रीड करते हो हिस्ट्री के अंदर में। तो आप देखिए कि जब इनका एरिया सब्जुगेट कर दिया गया, एक एरिया के अंदर में इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो प्रेजेंट समय में जो पुडुचेरी का एरिया है वहाँ पे फ्रांस का जो कंट्रोल है वो हुआ करता था। और पुडुचेरी वो एरिया है हमारे इंडिपेंडेंस के लेटर फेज के अंदर में इसको इंडियन यूनियन के अंदर में इंक्लूड है वो किया गया था। पुडुचेरी को कब इंक्लूड किया गया? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू पुडुचेरी है वो इंक्लूड हुआ था इंडियन यूनियन के अंदर में। जब आप एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में रीड करते हो तो आपको पता होगा कि एंग्लो मैसूर वॉर के समय में जब मैसूर के एक रूलर हुआ करते थे टीपू सुल्तान, तो उन्होंने आप देखिए कि अपना जो आर्मी है उसको फ्रेंच का जो लाइन है उसके ऊपर में डिजाइन किया गया था। फ्रेंच के जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट भी किया करते थे, उनके आर्मी को वहाँ पे रिफॉर्म करने के लिए, रीडिजाइन करने के लिए सपोर्ट है वो किया गया था। उन्होंने इवन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। उन्होंने जो ट्री ऑफ लिबर्टी है उसको वहाँ पे सेटअप किया गया था। तो ये तो आप देखिए कि जो हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी है, हिस्टोरिकल रिलेशन है इंडिया और फ्रांस का, उनके बारे में हमने देखा। इंडिपेंडेंस के बाद में जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो सेटअप होते हैं फ्रांस के साथ में, तो उनके अंदर में आप देखिए कि जो टर्न आता है वो 1998 के समय में है। 1998 के समय इंडिया के द्वारा सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया गया था। और उस समय जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में सैंक्शन है वो लगाए थे। बट फ्रांस के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में सैंक्शन नहीं लगाया गया और उस समय इंडिया के साथ में ट्रेड है वो किया गया इनके द्वारा। और फ्रांस फर्स्ट कंट्री बनता है जिन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील है उसको भी इंडिया के साथ में साइन है वो किया था। तो उसी समय से हमारे जो क्लोज रिलेशन है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे यहाँ पे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हो, या स्पेस के अंदर में कोऑपरेशन हो, हर एक एरिया के अंदर में इंडिया और फ्रांस का जो क्लोज रिलेशन है 1998 के समय से एग्जिस्ट करता है। और उस समय स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको भी साइन किया गया था 98 के समय में, जिसके रिसेंट समय में 25 ईयर्स कंप्लीट होने के समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कि फ्रांस के वहाँ पे गए थे। और उस समय जो बेस्टाइल डे परेड हुआ करती है 14 जुलाई को फ्रांस के वहाँ पे, उसमें भी पार्टिसिपेट है वो किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। 2024 का वो समय है। तो ये इंडिया फ्रांस के रिलेशंस के बारे में देखा, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को जो साइन किया गया उसके बारे में हमने रीड किया। पर जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का है उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में इसको एलिवेट है वो किया गया है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कि प्रेजेंट समय का जो कंटेक्स्ट है उसको देखते हुए स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसके रूप से एलिवेट किया गया है 2026 के समय में।
तो आप देखिए कि पार्टनरशिप का यहाँ पे अपग्रेडेशन हुआ। यहाँ पे जिन एरियाज़ के बारे में डिस्कशन हुआ है वो हुआ है, एक तो रोड मैप को डेवलप करने के लिए कहा गया कि हमें यहाँ पे आने वाले समय के अंदर में इनोवेशन है उसको फोकस करना है, तो एक इनोवेटिव रोड मैप है वो 2030 के लिए होना चाहिए। तो एक इनोवेशन का जो रोड मैप है, इनोवेशन रोड मैप, उसको यहाँ पे सेटअप करने के लिए कहा गया 2030 के लिए। पार्टनरशिप के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। इसी पार्टनरशिप के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारे जो एरियाज़ होने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से हों, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हों, उनको भी यहाँ पे जो इंक्लूड है वो करने के लिए कहा गया है। जिसके लिए आप देखिए कि जो यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन हुआ है लास्ट ईयर के दौरान में, तो उसको जल्द से जल्द यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में लाया जाए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके थ्रू कि यहाँ पे बाइलेटरल ट्रेड डबल हो, जो स्मॉल यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट है वो यहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बारे में रीड करें तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में एक वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने आप देखिए कि न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर में फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट को करें, इसलिए शांति बिल है वो लाया गया था। शांति बिल के बारे में भी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे मेंशन किया है। और इंडिया और फ्रांस का जो न्यूक्लियर पावर के अंदर में जो कोऑपरेशन है, जैसे कि एक जैतापुर नाम का जगह है जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है, महाराष्ट्र का रत्नागिरी का एरिया है वहाँ पे, तो आप देखिए कि जैतपुर के वहाँ पे जो इंडिया और फ्रांस का कोऑपरेशन के साथ में एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसको सेटअप किया जाना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये प्लांट आपको पता होना चाहिए, जो न्यूक्लियर प्लांट है कहाँ पे है, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र के वहाँ पे जैतपुर जो न्यूक्लियर प्लांट है। अब स्टूडेंट जब 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, तो आप देखिए कि 2047 के लिए एक विजन का जो डॉक्यूमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसको नाम दिया गया था होराइजन 2047, कि हमारा जब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को 50 ईयर का समय होगा तो उस समय हमारा जो रिलेशन है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका एक डॉक्यूमेंटिंग है वो किया गया था और उसको नाम दिया गया था होराइजन 2047। तो हो सकता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो रिलेशन है वो कौन से कंट्रीज़ के बिटवीन में है, या इंडिया का जो होराइजन 2047 का जो फ्रेमवर्क है वो किसके साथ में हमने साइन किया है, किसके साथ में हमने यहाँ पे प्रॉमिस है वो किया है। तो ये इंडिया और फ्रांस के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें तो आप देखिए कि इंडिया और फ्रांस में आपको डिफेंस के बारे में तो पता ही होगा कि काफ़ी सारे जो फाइटर जेट्स वो हमने वहाँ से परचेज किए हैं, फ्यूचर के समय भी हम वहाँ पे परचेज कर सकें। और यहाँ पे इनोवेशन का एक जो समिट है उसका भी जो डिस्कशन के अंदर में अल्टीमेट डिफेंस कोऑपरेशन, बायलैटरल ट्रेड कोऑपरेशन, उन सभी के बारे में, या इनोवेटिव जो मेक इन इंडिया के अंदर में जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग है उसको इनोवेटिव वे में कैसे डेवलप किया जाए, उसको भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि वेस्ट एशिया के बारे में है, वेस्ट एशिया के वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है। डील को साइन किया जाना था, बट आप देखिए कि डील को साइन करने से कुछ समय पहले इजराइल के द्वारा बैरूत के वहाँ पे स्ट्राइक किया गया, जो कि लेबनान का कैपिटल एरिया है बैरूत का, वहाँ पे स्ट्राइक किया गया है हजीबुल्लाह को टारगेट करते हुए। तो ईरान के द्वारा क्वेश्चन किया गया है यूएस से कि आपका जो पीस के लिए कमिटमेंट है उसका आप देखिए कि कोई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है, इजराइल कंटिन्यूस यहाँ पे पीस को वायलेट करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग का जो प्रोसेस है उसको बताया गया है। फिर आप देखिए कि वेस्ट एशिया के बारे में है कि इंडियन जो यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग का आप देखिए कि वेसल है, जो कि समुद्र के अंदर में उनका जो टेक्निकल इशू होने की वजह से वो वहाँ पे लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया, बट जो शिप है उसका आप देखिए कि सिंक हुआ है उसके अंदर में, सी एरिया के अंदर में। अभी क्यों हुआ ये तो टेक्निकल इशू है, यहाँ पे कोई अटैक है वो नहीं है, अभी तक का इन्फॉर्मेशन यही है कि टेक्निकल जो इशू जो वेसल है उसका फेलियर होने की वजह से वो उसके अंदर में जो सिंक हुआ और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। इससे पहले हमने रीड किया था कि कुछ वहाँ पे जो शिप वेसल्स हैं जिनके ऊपर में यूएसए ने अटैक किया था, इंडिया के द्वारा यूएस के डिप्लोमेट को सम्मन भी किया गया था, और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा था कि जो रेस्ट्रिक्टेड ईरानियन ऑयल है उसको किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, किसी अदर कंट्री को जाने नहीं दिया जाएगा, और इस वजह से उन्होंने उस शिप के ऊपर में अटैक किया था। ये यूएस के जो लीडर हैं उनका एक स्टेटमेंट वहाँ पे आया था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप देखिए कि इंडियन कुछ पर्सन है जो वहाँ पे ये जो सिर्फ वेसल्स हैं उनके ऊपर में वर्क किया करते हैं, 23,000 के आसपास इंडियन वर्कर हैं जो कि बेसिकली वहाँ पे काम किया करते हैं।
शिप का जो एक्टिविटी है, चाहे वो शिप बिल्डिंग का एक्टिविटी हो, चाहे वो शिप का जो प्रोसेस है उसके अंदर में हो। तो इस तरीके से लार्ज नंबर के अंदर में इंडियंस का प्रेजेंस है। और वहाँ पे यूएस के द्वारा आप देखिए कि शिप वेसल्स को भी टारगेट किया जाता है समय समय पे ईरान को प्रेशराइज करने के लिए। तो इस समय इंडिया के पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर इंडियन पर्सन को कोई वहाँ पे कैजुअलिटी होता है तो इंडिया क्या इन जो प्रोसेस है उसको यूज कर सकता है। अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है मैरीटाइम सी को जो देखा करते हैं, उनके पास में इस तरीके से कमिटमेंट नहीं है, इस तरीके से उनके पास में पावर भी नहीं है कि वो किस तरीके से यूएस को रेस्ट्रिक्ट कर सकें। इंस्टीट्यूशंस का फेलियर आपको मिलेगा। सेकंड, आप देखिए कि इंडिया के द्वारा यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे वॉइस को रेज किया जा सकता है कि इंटरनेशनल वाटर के अंदर में कोई भी यहाँ पे जो शिप हो, कोई भी वेसल हो, उसको टारगेट ना करे कोई भी कंट्री यहाँ पे। तो मैक्सिमम हम यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में कंट्रीज का जो कमिटमेंट है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। बट अगर हम इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव से देखें कि कोई रेस्ट्रिक्ट करे यूएस को, तो वो पॉसिबल नहीं है। इंस्टीट्यूशंस का अपना खुद का अपना एक लिमिटेशन है। इतना जो 23,000 इंडियंस का प्रेजेंस है उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि पुलिस का कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम है, कांस्टेबल के लिए जो पुलिस का रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है उसके अंदर में जो एस्पिरेंट्स का जो भीड़ है उसको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इतने लार्जर नंबर के अंदर में जो पर्सन है उन्होंने एप्लीकेशन को फाइल किया था पुलिस के लिए। तो बेसिकली स्टूडेंट, जब भी आपको पुलिस के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी ज़रूर से पता होना चाहिए। अराउंड आप देखिए कि 82% के आसपास, 80 से लेकर 82% के आसपास जो पुलिस फोर्स के अंदर में जो पर्सनल हुआ करते हैं वो कांस्टेबल का जो रैंक है उससे बिलोंग किया करते हैं। और कांस्टेबल का रैंक से आप देखिए कि जो पर्सन बिलोंग किया करते हैं उनको यहाँ पे जो वेपन्स हैं उसके अंदर में भी आप देखिए अपग्रेडेशन का ज़रूरत है, उनका ट्रेनिंग है उसके अंदर में भी अपग्रेडेशन का ज़रूरत है। क्योंकि 80 से लेकर 82% के आसपास जो पर्सन है यही जो कॉमन पब्लिक है उसको डील करते हैं, उसके साथ में इंगेज हुआ करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो पर्सन है इनको कैसे यहाँ पे जो समय का साथ में जो डिमांड है उस तरीके से पुलिस जो ट्रेनिंग है उसका रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है कोई इंटरव्यू के अंदर में अगर आपका पुलिस का बैकग्राउंड है, फैमिली का बैकग्राउंड है या आपका कोई कनेक्टिविटी है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि कैसे हम इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे चेंजेज ला सकते हैं इंडियन पुलिस सिस्टम के अंदर में। प्रकाश सिंह केस तो आपको पता ही होगा, जिसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोर्ट ने कमिट भी किया है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको सेटअप किया जाए। पुलिस का जो एट्रोसिटी है उसके अगेंस्ट में भी लोग अपना वॉइस है उसको रेज कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिंचिंग के बारे में है, तो आप देखिए कि अब आपको एक होमवर्क दे देते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, आप इसको प्रिपेयर करना कि ओवर द ईयर्स हमारी कंट्री के अंदर में लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो क्यों होने लगे हैं, क्यों होने लगे हैं ये लिंचिंग के इंसिडेंट। क्या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होना एक रीज़न हो सकता है यहाँ पे, या जो डिजिटल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुआ करते हैं उनके थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना एक रीज़न होता है कि यहाँ पे सस्पिशन के बेसिस के ऊपर में किसी भी पर्सन को लिंच है वो कर दिया जाता है। तो वेस्ट बंगाल के वहाँ पे ये इंसिडेंट आया है जब केरल से बिलोंग करने वाले एक पर्सन हैं जिनको कि सस्पिशन के बेसिस के ऊपर में आप देखिए कि लिंच है वो किया गया है। ये स्पेशली रूरल एरियाज़, आइसोलेटेड एरियाज़ के अंदर में ये इंसिडेंट है वो लार्जर वे के अंदर में आपको मिलेगा। रिसेंटली आप देखिए कि बॉलीवुड के द्वारा काफ़ी सारा जो मूवीज़ हैं उनके अंदर में भी इस प्रोसेस को दिखाया गया है। जैसे एक अफवाह नाम का एक मूवी आया था, अफवाह मूवी के अंदर में आप देखिए किसी तरीके से कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है और वहाँ पे एक पर्सन को लिंच कर दिया जाता है पब्लिक के द्वारा। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, कुछ 4 to 5 पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर से प्रिपेयर करना। कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जीएस पेपर 1 के अंदर में कि मिस इन्फॉर्मेशन है कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है सोसाइटल पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 2 में लॉ के रिगार्डिंग में कि कैसे हमें एक कानून का ज़रूरत है जो यहाँ पे लिंचिंग के इंसिडेंट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए, और जीएस पेपर 3 के अंदर में इंटरनल जो हमारा सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन आपसे आ जाए कि ओवर द ईयर्स लिंचिंग के इंसिडेंट इंक्रीज हुए हैं तो कैसे हमें ये जो हमारे अर्बन एरिया या जो रूरल एरिया, आइसोलेटेड एरिया में इनको डील करने का ज़रूरत है। फिर आप देखिए कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के बारे में मेंशन है। तो चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का जो डिस्ट्रस्ट होना, पुलिस फोर्स के ऊपर में लोगों का डिस्ट्रस्ट होना एक मेजर रीज़न है इसकी अंडर रिपोर्टिंग होने के बिहाइंड में। यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग के जो केसेज हैं उनको ही बताया गया है। मैक्सिमम अगर हम क्राइम के बारे में देखें कि चाइल्ड के अगेंस्ट में जो क्राइम होता है, कोई भी क्राइम आप देखिए कि क्राइम को आप ऑब्जर्व करना, तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे जब आप देखोगे
तो लार्जर वे के अंदर में जो पर्सन क्राइम के अंदर में जो कमिट होता है, किसी भी क्राइम के अंदर में, वो नोन पर्सन आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं वो पर्सन नोन रहेगा। अननोन पर्सन के द्वारा जो अटैक्स किए जाएंगे वो आपको जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुआ करती है। हम सभी क्राइम को यहाँ पे इंक्लूड करते हुए परसेंटेज के बेसिस पे रीड कर रहे हैं। कोई एक एक्सेप्शन हो सकता है कि एक अननोन पर्सन के द्वारा जो क्राइम है वो कमिट किया गया हो। तो सम हाउ जो चाइल्ड है उसका भी यहाँ पे कोई नोन होगा जिनके द्वारा इस तरीके से जो क्राइम है वो किया जाता है। सेकेंड, अंडर रिपोर्टिंग के जो रीजन्स हैं वो यहाँ पे ये होते हैं कि चाइल्ड के द्वारा इन्फॉर्म ना किया जाए, बताया ना जाए कि उनके साथ में इस तरीके से कुछ इंसिडेंट है वो हुआ है। सेकेंड, आप देखिए कि लोगों का पुलिस प्रोसेस के अंदर में, पुलिस का जो उसके अंदर में ट्रस्ट ना होना, वो भी एक रीज़न है यहाँ पे है। और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन भी यहाँ पे एक रीजन है वो हुआ करती है इन केसेज में रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग में। तो क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि पुलिस फॉर्म्स को, पुलिस जो फोर्स है उनको अपना ट्रस्ट है उसको सेटअप किया जाए, ट्रस्ट को यहाँ पे बिल्ड किया जाए लोग, जिससे कि जो कोई भी ऐसा इंसिडेंट है उसका रिपोर्टिंग है वो करें, उनको अपना ट्रस्ट है वो शो करें पुलिस फोर्स के ऊपर में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो उड़ीसा के विलेज के बारे में है। उड़ीसा के वहाँ पे आप देखिए कि क्रोकोडाइल्स का प्रेजेंस है, तो एक अलर्ट सिस्टम को सेटअप किया गया है और वहाँ पे आपको वाटर बॉडीज़ का भी प्रेजेंस मिलेगा। तो आप देखिए अलर्ट सिस्टम को यहाँ पे सेटअप किया गया। अल्टीमेट ये क्या करेगा कि जो विलेज एरिया है, विलेज एरिया के अंदर में अलर्ट को ये सेंड करेगा। लोगों को पता होना चाहिए कि क्रोकोडाइल है वो आउटसाइड एरिया के अंदर में है, अटैक हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए वाटर बॉडीज से डिस्टेंस है वो बनाया जाए। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपको ये देते हैं कि कौन सा वो रिवर है, कौन सा वो रिवर है, क्या देवी रिवर है, या आप देखिए कि वहाँ पे ब्रह्माणी, बैतरानी नाम का जो रिवर्स फ्लो किया करती हैं वो हैं क्या। जिन रिवर्स के अंदर में लार्जर नंबर में क्रोकोडाइल्स का प्रेजेंस होता है। ये जो विलेज है, जिस स्मार्ट विलेज को जो सेटअप किया गया है वो किया गया है केंद्रपाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में कुसुनपुर नाम का जो विलेज है, जो CSIR के द्वारा इस अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया गया। इनोवेशन के ही बारे में मेंशन है। इनोवेशन के बारे में हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आया है कि कैसे हमारी कंपनीज हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो मोर यहाँ पे मेमोरी चिप के अंदर में अपना जो फंडिंग है वो करेंगे और उसको प्रोड्यूस करने में इंडिया में सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। बांग्लादेश के जो फॉर्मर पुलिस के जो चीफ हैं उनको अरेस्ट किया गया है, उनको दुबई के वहाँ से अरेस्ट किया गया। फिर आप देखिए कि यह पैलेस्टाइन के बारे में है। पैलेस्टाइन के वहाँ पे पीस भी हो चुका है, बट स्टिल मोर देन 73,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका डेथ हुआ है पैलेस्टाइन का वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि US के जो फॉर्मर लीडर हैं बराक ओबामा, उनके द्वारा कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो डील साइन किया जाएगा वो 2015 का जो डील है उससे आप देखिए कि हायर डील होने का पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम इन्होंने मेंशन किया है। ताइवान ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो इंटेलिजेंस का जो प्रॉब्लम है उनको लोग भेज सकें। चाइना के अंदर में जो भी अलर्ट है उसका यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है उसको यहाँ पे गैदर इनके द्वारा किया जा सके। और चाइना के बारे में मेंशन है तो चाइना का जो मिसाइल सिस्टम है उसको ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना कंसर्न रेज किया है कि ऑस्ट्रेलिया को भी उनके द्वारा अटैक है वो किया जा सकता है। पहले भी ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन है उनमें आपको जो स्मूथनेस है वो आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के नियर बाई आइलैंड्स हो, चाहे वो सोलेमन आइलैंड का एरिया हो या अदर आइलैंड के एरिया हो वहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके से इंडो पैसिफिक के अंदर में मालाबार एक्सरसाइज है, क्वेड का जो पार्ट है वो बनना, जो चाइना हमेशा से ऑब्जेक्ट है वो करता है। फिर आप देखिए कि हजीबुल्लाह को टारगेट करते हुए अटैक किया गया है। रसिया का कुछ शैडो फ्लीट है जिसको कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है यूके के फोर्सेज के द्वारा। जो कि सैंक्शन है उनके द्वारा ऑयल है उसको नहीं ले जाया जा सकता है, सैंक्शन उनके अगेंस्ट में लगाया गया है। डेंगू का जो वैक्सीन है जो कि ब्राज़ील के वहाँ पे ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है वहाँ पे मेंशन है ये न्यूज़ कि डेंगू का जो वैक्सीन है जो कि ब्राज़ील के वहाँ पे गया है। तो आप देखिए कि वहाँ पे सस्पिशन या कंसर्न है उसको रेज किया गया है डेंगू वैक्सीन के बारे में। हमारा जो इंडियन ओरिजिन का जो वैक्सीन है उसके बारे में है ये मेंशन न्यूज़। तो ये आज का न्यूज़पेपर का न्यूज़ था। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।